गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू क्लास 9th। ठीक है बच्चों, कल हम पढ़ा रहे थे पिछले वीडियो में फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन चैप्टर को कंप्लीट कराने के बाद उस चैप्टर की पूरी थ्योरीटिक लेंस देखी थी। ठीक है, पूरे चैप्टर के थ्योरी के और कंसेप्चुअल जितने भी पॉइंट्स थे सभी को हम लोग डिस्कस करे थे। आज हम एनसीईआरटी के बीच में जो क्वेश्चंस दिए होते हैं 4-4, 5-5, ठीक है, एक कंसेप्ट को पढ़ाने के बाद, गिवन कंसेप्ट को पढ़ाने के बाद जो क्वेश्चंस दिए होते हैं आज हम उनको हल करते हैं। ठीक है, सॉल्व करेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एनसीईआरटी की किताब में अपने क्वेश्चनों को ज़रा देखें, हम यहाँ से एक एक क्वेश्चन पढ़ते जा रहे हैं और बताते जा रहे हैं तुम लोगों को। ठीक है, एनसीईआरटी में पेज नंबर 118 देखो ज़रा, और पेज नंबर 118 पर इनेर्शिया एंड मास है ना, एक हेडिंग डली है। उसके बाद देयर आर 4 क्वेश्चंस आर गिवन है ना, 4 क्वेश्चंस आर गिवन 1, 2, 3 एंड 4, पेज नंबर 118। ठीक है, पहला क्वेश्चन हम यहाँ से पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है ना, पेज नंबर एनसीईआरटी में पेज नंबर 180। ओके, देखें ज़रा क्वेश्चन पहला वो ये कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द मोर इनेर्शिया, है ना। पहला क्वेश्चन है किसमें मोर इनेर्शिया होगा, है ना। हम लोग बहुत अच्छी तरह इनेर्शिया के बारे में पढ़े हैं, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मोर इनेर्शिया। इनेर्शिया इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी। देखो इन सब क्वेश्चनों को करने से फ़ायदा क्या होता है कि पूरी थ्योरी का कई बार रिवीजन हो जाता है और पूरे एप्लीकेशन और अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाती है। ठीक है, देखें किस में ज़्यादा इनेर्शिया होगा। ए पार्ट में वो कह रहा है क्या है हमारे पास, ये रबड़ बॉल। एक हमारे पास क्या है ज़रा बताओ, एक रबर की बॉल है। ज़रा व्यवहारिक है ना दृष्टि से ज़रा देखना इन सब चीज़ों को। एक रबड़ बॉल एंड ए स्टोन ऑफ सेम साइज। एक रबड़ बॉल है और एक क्या है, ए स्टोन। ज़रा बताओ किसमें लार्जर इनेर्शिया होगा। दोनों के साइज सेम है, ऐसा नहीं कि रबड़ की बॉल बड़ी हो है ना और या स्टोन बड़ा हो, साइज सेम है। हमें मालूम है अगर सेम साइज़ है तो रबड़ की बॉल और स्टोन में किसका मास ज़्यादा होगा, स्टोन का। ठीक है, एंड इनेर्शिया इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी, है ना, मेजर्ड बाय मास। यानी किसमें लार्जर मास होगा, लार्जर मास इन स्टोन। ठीक है, लार्जर मास हैव लार्जर इनेर्शिया। इनेर्शिया इज मेजर्ड बाय द मास ऑफ द बॉडी। और इक्वल साइज की एक रबड़ की बॉल या एक स्टोन हो तो हमें मालूम है कि स्टोन का मास ज़्यादा होता है, और जब स्टोन का मास ज़्यादा है तो इसमें इनेर्शिया भी लार्जर होगा। इसको मूव कराने के लिए लार्ज फोर्स भी अप्लाइड करना पड़ेगा, यानी लार्जर इनेर्शिया। ओके, समझ में आ गया। यानी किस में लार्जर इनेर्शिया है, स्टोन में। ठीक, क्वेश्चन नंबर बी पार्ट इसी का। ए बाइसिकल एंड ए ट्रेन, डेफिनेट स्वाभाविक बात है, एक साइकिल हो एक ट्रेन हो। बी पार्ट यहाँ कर देते हैं। एक बाइसिकल है हमारे पास और क्या है, एक ट्रेन है। स्वाभाविक है किसका ज़्यादा मास होगा, ट्रेन का। तो ट्रेन का ज़्यादा मास होगा तो किसका लार्जर इनेर्शिया होगा, ट्रेन का। ओके, लार्जर इनेर्शिया, लार्जर मास, लार्जर इनेर्शिया। ठीक है, सी इसी प्रकार से ये 5 रुपी को एंड ए 1 रुपी कोइंस। एक 5 रुपये का सिक्का है, एक 1 रुपये का सिक्का है। और तुमको मालूम है सी पार्ट है ना, सी पार्ट में ये 5 रुपीज़ कोइन। ठीक है, और ये क्या है, ये 1 रुपी कोइन। ज़रा बताओ किस में ज़्यादा मास होता है, 5 रुपीज़ कोइंस में ज़्यादा मास होता है ना। और जिसमें ज़्यादा मास होगा उसका इनेर्शिया भी लार्जर होगा, राइट। तो इस सी पार्ट में किसका मास ज़्यादा है, 5 रुपीज़ कोइंस, तो इसका इनेर्शिया भी ग्रेटर होगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन तुम्हें पेपर में मिलेंगे बहुत। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर हो। हमारा कंसेप्ट ये है कि जिसका मास ज़्यादा होता है, इक्वल साइज की 2 बॉडीज़ अगर हैं और उसमें से जिस बॉडी का मास ज़्यादा होगा उसका इनेर्शिया भी ज़्यादा होगा। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1। ना क्वेश्चन नंबर 2, एनसीईआर बेहतर अपनी एनसीईआरटी की किताब को खोल करके थोड़ा अगर बैठे रहें ये पढ़ते वक्त तो तुम एक बार क्लियर करते चलना कि एनसीईआरटी किताब में ये क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन को पूरा पढ़ेंगे तो और अच्छी तरह समझ में आएगा। अच्छी तरह तो ये सब हम पूरा कराते ही जा रहे हैं। ठीक है, और वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। एग्जामिनेशंस में ही आते हैं सीधा, जब बेसिक क्लियर है, नॉलेज क्लियर है, जो नोट्स लिखे हैं तुम्हारे, तब ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर पाते हैं। और एग्जामिनेशंस में यही सब टाइप के क्वेश्चंस तुमको मिलेंगे और कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। एग्जामिनेशन तो ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2,
इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल, एक हमारे पास एग्जाम्पल है, आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ टाइम्स द वेलोसिटी ऑफ बॉल चेंज। एक फुटबॉल का मैच चल रहा है ना, उस फुटबॉल के मैच में फुटबॉल में किक लगाई जा रही है, ठीक है, बैट्समैन से गोलकीपर से प्लेयर से, है ना, नॉट बैट्समैन, ठीक है। तो उससे वो ये कह रहा है कि ये मालूम करो कि उसमें जब किक अप्लाई कर रहे हैं तो उस फुटबॉल की वेलोसिटी कितने टाइम्स चेंज हो रही है और जो फोर्स अप्लाई कराने वाला एजेंट है वो कौन है। ऐसे इसमें दिया है, ए फुटबॉल प्लेयर किक्स ए फुटबॉल टू अनदर प्लेयर टू हिज टीम। एक प्लेयर है P1, इसने एक फुटबॉल को किक अप्लाई कराया ऐसे, ठीक है, तो ये फुटबॉल यहाँ पर गई, एक दूसरे प्लेयर P2 के पास आई, ठीक है, तो इसकी वेलोसिटी चेंज हुई एक बार इस डायरेक्शन में, ओके, ठीक। ये फुटबॉल प्लेयर किक्स ए फुटबॉल टू अनदर प्लेयर ऑफ हिज टीम, यानी 1 टाइम्स वेलोसिटी चेंज, नंबर 1, ठीक है। हु किक द फुटबॉल टूवर्ड्स द गोल, और उसने किसको फुटबॉल को किक किया, अपने गोल को, GOAL, और जब गोल को फुटबॉल को किक किया तो इसकी वेलोसिटी 2 टाइम्स चेंज, ठीक है। यहाँ पर गोलकीपर है, ठीक है। इसके बाद गोलकीपर ऑफ द अपोजिट टीम कलेक्ट द फुटबॉल एंड किक इट टूवर्ड्स द प्लेयर ऑफ हिज ओन टीम। इसने गोलकीपर ने बॉल को कलेक्ट किया और उसने अपने प्लेयर को, P3 प्लेयर को, इस बॉल को किक कर दिया। तो हाउ मैनी टाइम्स वेलोसिटी चेंज, 1 वेलोसिटी V1, फिर यहाँ पर V2 और यहाँ पर V3। तो जितने टाइम्स बॉल को किक किया जा रहा है बॉल की वेलोसिटी विल चेंज, है ना, द सेम टाइम्स। सो 3 टाइम्स द वेलोसिटी ऑफ द बॉल चेंज, राइट। डायरेक्शन, हियर द डायरेक्शन विल चेंज। मैग्नीट्यूड का तो हमको नहीं मालूम पड़ रहा ना इस क्वेश्चन से, लेकिन डायरेक्शन ऑफ मोशन विल चेंज, और डायरेक्शन ऑफ मोशन विल चेंज, देन हमने बताया था वेलोसिटी विल चेंज। नाउ आल्सो आइडेंटिफाई द एजेंट, है ना, एजेंट सप्लाइंग द फोर्स, और हर केस में जो फुटबॉल को किक करने वाले प्लेयर्स हैं P1, P2 एंड P3 की ओर, ये गोलकीपर, यानी कौन एजेंट है, फर्स्ट केस में प्लेयर P1, दूसरे केस में प्लेयर, सेकंड प्लेयर, और थर्ड केस में गोलकीपर। दीज आर द एजेंट दैट आर सप्लाइंग द फोर्स टू द बॉल, ठीक है। दिस इज योर सेकंड क्वेश्चन, राइट। ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे पेपर में, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 करते चलो बेटा। ये क्वेश्चन सब बहुत अच्छे क्वेश्चन है ना, बहुत इजी भी हैं, है ना, और धीरे धीरे अच्छी तरह पढ़ने की ज़रूरत है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत अच्छे हैं। एक्सप्लेन व्हाई सम ऑफ द लीव्स गेट डिटैच्ड फ्रॉम ए ट्री इफ़ वी वर्गफुली शेक इट्स ब्रांच। तुमने देखा होगा, है ना, कि जब हम किसी पेड़ की ब्रांच को हिलाते हैं तो उस पर जो लीव्स लगी होती हैं, दे आर डिटैच्ड फ्रॉम द ब्रांच एंड फॉल डाउनवर्ड। व्हाई, ज़रा बताओ कोई भी, हाँ सोचो ज़रा तुम लोग, पहले तुम सोचो, तुम्हारे साथ हम भी सोचते हैं, और फिर दोनों मिलकर के इसका सॉल्यूशन निकालें, ठीक है। देखते हैं क्या हो सकता है इसका आंसर, क्योंकि ये सब ऐसी नेचुरल फेनोमेना हैं जो हम देखते भी हैं। जब हम किसी ब्रांच को हिलाते हैं या शाखा को हिलाते हैं तो उस पर जो पत्तियाँ होती हैं वो अलग हट के गिर जाती हैं, जबकि हमने पत्ती पर फोर्स नहीं लगाया डायरेक्ट, है ना, हम तो ब्रांच को सेक करें। और जब ब्रांच को बरगेसली तेज़ी से हिलाते हैं तो तुमने देखा होगा कि उसकी जो लीव्स होती हैं ये डिटेक्ट। बताओ भाई, मूवमेंट तो हमने ब्रांच में किया, लीव्स को तो टच नहीं किया, है ना, हमने मूवमेंट तो ब्रांच में किया, ठीक है, ब्रांच में किया, लेकिन इसके साथ जो ये लीव्स लगी हैं, है ना, ये लीव्स जो लगी हैं दे डिटैच्ड। हम तो इसको हिला रहे हैं, है ना, हम तो इसको हिला रहे हैं, लेकिन इसके साथ जो लीव्स लगी हैं दे डिटैच्ड एंड फॉलिंग, ठीक है। बताओ क्यों? कारण इसका सुनना, देखना, हम यहाँ पर सोचें, जब हमने ब्रांच को हिलाया, है ना, शाखा को हिलाया वर्गीयसली, है ना, और तेज़ी से जब ब्रांच को हिलाया तो इनिशियली ब्रांच एंड द लीव्स बोथ आर एट स्टेशनरी पोजीशन, एट रेस्ट पोजीशन। जब हमने ब्रांच को हिलाया तो ब्रांच कम्स इन द स्टेट ऑफ मोशन, है ना, बट स्टिल द लीव्स आर एट इन द पोजीशन ऑफ रेस्ट, जबकि लीव्स अभी भी रेस्ट पोजीशन में हैं एंड दिस ब्रांच इज मूविंग। और जब ब्रांच इज मूविंग एंड लीव्स आर स्टिल एट रेस्ट, तो एक पार्ट, किसी बॉडी का एक पार्ट अगर रेस्ट में रहने की कोशिश करे और एक मूव करे, देन इट बिकम्स डिटैच। सो द लीव्स आर डिटैच्ड फ्रॉम द ब्रांच एंड फॉलिंग डाउनवर्ड। व्हाई? बिकॉज द लॉ ऑफ इनर्शिया, when we shake
variously the branch, then branch comes in the state of motion and still the leaves are at the position of rest, so they are detached from the branch and become separate. आ गया समझ में? So actual this is the application based on law of inertia और न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. बोलो राइट, कर लोगे ये ठीक है. क्वेश्चन बहुत अच्छा है. क्वेश्चन नंबर 3. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ना. क्वेश्चन नंबर 4 देखो, वो कह रहा है व्हाई डू वी फॉल इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन व्हेन ए मूविंग बस ब्रेक्स टू स्टॉप एंड फॉल बैकवर्ड व्हेन इट एक्सेलरेट्स. बताओ जरा. नाउ योर क्वेश्चन नंबर 4. पढ़ लो सभी लोग एक बार क्वेश्चन नंबर 4 को. सब ये क्वेश्चंस तुम्हें पेपर में मिलेंगे. बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पेपर में ज़रूर आते हैं. जितना पोर्शन आया उसको वैसे ही लिखना है और लिखने की भी प्रैक्टिस करना है ना. लैंग्वेज प्रॉब्लम नहीं हो. पता पड़ा तुमको साइंटिफिक टेम्परामेंट है, साइंटिफिक कंसेप्ट मालूम है, लेकिन जब हम लिखने को आते हैं ना तो उसका स्टेटमेंट या जो सेंटेंस है वो बनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम कभी कभी होती है ना. हाँ, व्हाई डू वी फॉल इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, है ना, व्हेन ए मूविंग बस ब्रेक्स टू स्टॉप. जैसे ही कोई बस चली जा रही हो, है ना, तो तुमने देखा होगा कि जैसे ही एकाएक कोई स्टॉप ब्रेकर आया या कोई एकाएक सामने कोई गाड़ी के आ जाता है और बस में ड्राइवर ब्रेक लगाता है तो हम एकदम बैठे होते हैं रिलैक्स, है ना, अपने सीट पर एकदम आगे की ओर झुकते हैं तो हैंडल पकड़ते एकदम आगे की ओर मूव करते हैं. तो ज़रा बताओ इसका रीजन. अब तुम बता सकते हो. सेम कंसेप्ट अप्लाइड इन द प्रीवियस क्वेश्चन. एज इन प्रीवियस क्वेश्चन में जो अप्लाई किया था ना वही यहाँ पर अप्लाई होगा. बोलो यस. हाँ, जैसे देखो व्हेन बस इज मूविंग देन होल ऑफ आवर बॉडी इंक्लूडिंग सीट इज मूविंग. ठीक है, विद सम एक्सेलरेशन. हम भी तो बस ही का पार्ट हैं और जब बस मूव कर रही है तो हमारी पूरी की पूरी बॉडी का जो पोर्शन है विथ सीट इट इज़ आल्सो मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. अब ड्राइवर ने देखा कि आगे कोई ब्रेकर आया या कोई ऑब्जेक्ट आई तो उसने तो एकदम ब्रेक लगाया. देन बस एंड सीट कम्स इन द स्टेट ऑफ रेस्ट इमीडिएटली. यानी वो तो पूरी की पूरी बॉडी जो है, पूरी की पूरी बस जो है वो तो स्टेट ऑफ रेस्ट, लेकिन जो ऊपर का हमारा बॉडी का पार्ट है जो अभी थोड़ा एयर में था, है ना, दिस इज आल्सो स्टिल मूविंग. और जब ये बॉडी का पार्ट आगे मूव कर रहा है तो मूव ही करता रहेगा और नीचे का जो पोर्शन हमारा सीट के कांटेक्ट और बस के कांटेक्ट में होता है वो जब क्या है रेस्ट में आ जाता है तो ये पोर्शन रेस्ट में और ऊपर वाला पोर्शन जब मूव करता है तो वो ऐसा लगेगा जैसे आगे की ओर मूव कर रहा है, तो वो आगे की ओर मूव करते हुए आगे झुक जाता है. इसीलिए दैट इज़ द रीजन हियर, है ना. तो इसका हम क्या लिखेंगे आंसर. व्हेन बस इज मूविंग, व्हेन ए मूविंग बस सडनली स्टॉप्स देन इन its position bus comes in the state of rest and our upper part of the body still is in the state of motion and due to motion this is moving in forward direction. इसलिए वो ऐसा झटका आगे की ओर लगेगा. in the same case here when a fall backward when it accelerate, जैसे कोई रुकी हुई बस रेस्ट पोजीशन से रुकी हुई बस अगर एक्सेलरेट हो जाए तो हम एकदम बैकवर्ड डायरेक्शन में गिरते हैं. क्यों? क्योंकि इनिशियली बस और हमारी पूरी की पूरी बॉडी किस पोजीशन में है, रेस्ट पोजीशन में. ठीक है, एकदम बस ने क्या है एक्सेलरेट किया तो बस इज़ मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, लेकिन अभी भी हमारी बॉडी क्या है रेस्ट पोजीशन में, तो बस तो आगे को मूव कर जाएगा. हमारा बॉडी का जो अपर पार्ट है वो अभी भी रेस्ट में है और रेस्ट में होने से बस जब आगे को मूव करेगा तो ये पोर्शन बैकवर्ड में फील होता है. इसीलिए बैकवर्ड डायरेक्शन में हम सडनली, है ना, जर्क महसूस करते हैं. आया समझ में. सो दिस इज योर बेस्ड ऑन लॉ ऑफ इनर्शिया और न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. ठीक है, देखो निकल की कंसेप्ट वहीं पर है और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 4. ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन में जो जर्क लगता है बस में उसका यही कारण है. ठीक है. हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 थे तुम्हारे. ये 4 क्वेश्चन तुम्हारे पेज नंबर 128 पर थे, इनको जरूर कर लेना. ठीक है. ये हाँ, फिर देखें इंटेक्स क्वेश्चन. चैप्टर हम तुम्हें पहले ही पूरा कंप्लीट करा चुके. हाँ, पेज नंबर योर 128 और 128 पर 1 2 3 4 क्वेश्चंस आर गिवन. पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखें. दे आर बेस्ड ऑन न्यूटन सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन. ठीक है, तो ज़रा देखें इसको. न्यूटन्स है ना, पेज नंबर 128. ठीक है, देखना ज़रा. पहला क्वेश्चन इसमें है इंटेक्स में,
पहला क्वेश्चन है इफ़ एक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द रिएक्शन, एक्शन एंड रिएक्शन कैसे होते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ में? इक्वल। अगर टू बॉडीज एक दूसरे से म्यूचुअल इंटरेक्शन कर रही हैं, है ना, बॉडी 1 एंड 2, तो बॉडी 1 2 पर अगर 2 1 फोर्स अप्लाई करे तो बॉडी 2 भी 1 पर F12 फोर्स अप्लाई करती है। ठीक है, यही न्यूटन्स थर्ड लॉ है, यानी F12 इक्वल टू क्या होता है? F21 एंड इक्वल एंड अपोजिट। अगर वेक्टर के फॉर्म में पढ़ते हैं तो ये होता है, राइट। हमने यही पढ़ा है न्यूटन्स थर्ड लॉ में कि एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट। अब क्वेश्चन यहाँ सुनना, लेकिन क्वेश्चन डिफरेंट है थोड़ा। क्वेश्चन वो ये कह रहा है इफ़ एक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द रिएक्शन एक्सप्लेन हाउ ए हॉर्स कैन पुल ए कार्ट। घोड़ा गाड़ी तुमने देखी होगी, है ना, जो पीछे की जो कार्ट होती है, गाड़ी है ना, उसका जो हिस्सा होता है वो घोड़े के साथ बंधा रहता है, ठीक है। और जैसे घोड़े के उसमें क्या हो, कंधे से वो लगा रहता है बेल्ट, और घोड़ा उस गाड़ी को खींचता है आगे की ओर। तो वो ये कह रहा है कि जब घोड़ा आगे को मूव करेगा तो हॉर्स जो है वो कार्ट पर जो फोर्स लगा रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन कार्ट को भी घोड़े पर बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन फोर्स लगाएगा। और जब एक्शन रिएक्शन दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे, इक्वल हैं, तो फिर वो गाड़ी को खींच कैसे लेता है आगे की ओर? फोर्स तो नेट जीरो हो गया, रिजल्टेंट फोर्स तो जीरो हो जाएगा दोनों को जोड़ोगे तो, ठीक है। फिर भी गाड़ी आगे की ओर मूव कर लेता है घोड़ा, वाई, है ना। ये बिल्कुल सही बात है कि हॉर्स अप्लाइड द फोर्स ऑन द कार्ड इन फॉरवर्ड एक्शन विच विल बी इक्वली बैलेंस्ड बाय द रिएक्शन अप्लाइड बाय द कार्ड ऑन द हॉर्स, ठीक है, हॉर्स पर। लेकिन फिर भी गाड़ी आगे की ओर मूव कर जाती है। इट इज़ ट्रू बट, है ना। बताओ कैसे? देखो, यहाँ पर हॉर्स और कार्ट एक सिस्टम के दो पार्ट हैं, ठीक है। जब घोड़ा गाड़ी को खींचता है आगे की ओर और वो गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी, तो यहाँ का मतलब ये है कि कार्ट पर बैकवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स काम करता है टायर पर, उस फोर्स को जो उसके मोशन का अपोज करता है, दैट इज कॉल्ड योर फ्रिक्शनल फोर्स, ओके। एंड व्हेन द हॉर्स अप्लाइड द फोर्स ऑन द कार्ट, देन कार्ट एक्सर्ट ए फ्रिक्शनल फोर्स इज क्रिएटेड, है ना। ए फोर्स applied by the surface by the cart that is known as frictional force, and applied force is balanced by this frictional force here, right। लेकिन मूव कैसे करती है गाड़ी? when horse, है ना, ये कार्ट है, जैसे देखो जरा, हम ये कार्ट ले लें, है ना, ये कार्ट है, यहाँ पर ये हॉर्स है। जब हॉर्स किसी, है ना, अपने फीट से पैर को दबाता है ना आगे की ओर इस तरीके से, तो उसका रिएक्शन फोर्स लगेगा बैकवर्ड डायरेक्शन में। देखो, हॉर्स ने ये फोर्स लगाया आगे की ओर, है ना, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में फीट के द्वारा ग्राउंड पर बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, ठीक है। और बैकवर्ड डायरेक्शन का ये फोर्स जो होता है, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन के फोर्स के क्या होगा? इक्वल एंड अपोजिट। और ये जो गाड़ी होगी, अगर ये फ्रिक्शनल फोर्स से ज़्यादा हो गया यहाँ पर, है ना, तो ये पूरा का पूरा सिस्टम विथ हॉर्स आगे की ओर मूव कर जाएगा वेलोसिटी से, ठीक है। और डिटेल भी अगर यहाँ पर हम थोड़ा सा बता सकते हैं कि इस फोर्स के हम दो कंपोनेंट रिजॉल्व करेंगे, एक वर्टिकल कंपोनेंट और एक क्या होगा? हॉरिजेंटल कंपोनेंट। देखो, थोड़ा सा हम बताएं, यहाँ पर तुम लोग नहीं समझ, थोड़ा सा तुमको प्रॉब्लम होगी। ये फोर्स जो है ना, जो एंगल पर मूव कर रहा है, इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक एफ कॉस थीटा, और ये क्या होगा? एक परपेंडिकुलर। ये अभी तुमने नहीं पढ़ा है ना, ये कॉस और साइन तुम लोग अभी नहीं फैमिलियर होगे इससे, है ना, एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा। यहाँ पर जो इंक्लाइंड एंगल पर, है ना, फोर्स होता है, तो उसके हम कंपोनेंट तोड़ देते हैं, एक इस डायरेक्शन में आएगा और एक इस डायरेक्शन में आएगा। क्योंकि मोशन फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, तो ये वाला कंपोनेंट जो फोर्स का होता है वो गाड़ी को आगे की ओर मूव करा देगा, ठीक है। और ये कंपोनेंट इसके वेट को बैलेंस कर देता है, W = mg को, ठीक है। देखो, ये इसकी अपोजिट है। तो केवल तुम समझ लो थोड़ा सा, केवल, है ना, कि जो फॉरवर्ड जो हॉर्स रोड को, है ना, या सरफेस को प्रेस करता है जब फोर्स से किसी एंगल से, तो उस फोर्स का एक जो कंपोनेंट होता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, उससे कार्ड जो है आगे की ओर मूव कर जाएगी यहाँ पर, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, है ना, अच्छा क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखना, ये आते हैं पेपर में, बना लेना ये, ठीक है। थोड़ा सा हल्का सा भी समझने की ज़रूरत है ना। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर है,
एक्सप्लेन व्हाई इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर ए फायरमैन। किताब में देखो, एक फायरमैन जो होता है उसको क्यों होल्ड करना डिफ़िकल्ट होता है। ये हॉस पाइप होता है ना, जब कहीं आग लग जाती है तो तुमने देखा वो फायर ब्रिगेड की गाड़ी में जो पाइप होता है बहुत बड़ा, वो जब उसको पानी डालता है ना तो बहुत फोर्स से पानी आगे की वो डालता है बिल्डिंगों में जब आग लग जाती है तो, और जब वो पानी बिल्डिंग पर डालता है तो उस पाइप को पकड़ के ऐसे ऐसे हिलता है, बहुत तेज़ी से बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगता है ना, बहुत प्रेशर से फोर्स पानी पर आगे की ओर लग रहा, तुम्हें समझ में आ रहा होगा। तो वो बहुत तेज़ी से पीछे की ओर उस पर सडनली ब्रेक है ना उस पर लगता है, तो उसको डिफ़िकल्ट होता है। विच इजेक्ट लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फ्रॉम द हाई वेलोसिटी। तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि जब फायरमैन हॉस पाइप से आगे की ओर वेरी हाई वेलोसिटी से पानी को डालता है तो बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अगर ये पाइप है हमारे पास है ना, पाइप है और इस पाइप का मास कैपिटल एम है और इससे जो लिक्विड निकल रहा है बाहर की ओर इसका मास एम है और ये हाई वेलोसिटी v से निकल रहा है, तो ये पाइप भी जो होगा वो बैकवर्ड डायरेक्शन में v वेलोसिटी से मूव करेगा। क्यों? बाय द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये जो आगे की ओर मोमेंटम गेन है ना, ये बचे हुए पाइप के मोमेंटम को इक्वल और बैलेंस करेगा या नहीं। ठीक है, क्योंकि ये लाइट है, हल्का है, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर निकल रहा है, मास भी ज़्यादा है, वेलोसिटी भी हाई है, और पाइप कैसा है, लाइट है, लाइट वेट है, तो इसकी वेलोसिटी इससे भी ज़्यादा होगी। ठीक है, अगर अमाउंट ऑफ वाटर ज़्यादा है तो इस बचे हुई जो हॉस पाइप होता है उसकी वेलोसिटी बैकवर्ड डायरेक्शन में बहुत ज़्यादा तेज़ी से मूव करता है, फेंकता है वो, इसीलिए वो अपने हाथों में जकड़ के पकड़े रहता है। इट इज़ ड्यू टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। फॉरवर्ड डायरेक्शन में मोमेंटम इक्वल टू बैलेंस्ड बाय मोमेंटम इन बैकवर्ड डायरेक्शन, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एम बी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, टोटल मोमेंटम इज कंजर्व, दिस इज द मोमेंटम ऑफ वाटर एंड दिस इज द मोमेंटम ऑफ पाइप, दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग एम बी इक्वल टू क्या आएगा तुम्हारा, माइनस कैपिटल एम इंटू कैपिटल वी। ठीक है, यानी बाय द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हॉस पाइप इज मूविंग विथ लार्जर वेलोसिटी है ना इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, सो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू होल्ड। ये इसका रीजन है, ये लिखना अपनी कॉपी पर। ठीक है, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, देखो क्वेश्चन नंबर 3 इसी पर बेस है, इसी कंसेप्ट पर बेस है। पढ़ो जरा सभी लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जाता है। पेज नंबर 128 क्वेश्चन नंबर 3, इसको हम और कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 तुम्हारे लिए है ना, छोड़ेंगे कि तुम इसको खुद करके लाना। पेज नंबर 128, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सभी लोग इसको पढ़ लो पहले एक बार। ठीक है, इसको पढ़ो जरा। फ्रॉम ए राइफल ऑफ मास, एक हमारे पास राइफल है। ठीक है, एक हमारे पास ये क्या है, राइफल। हम ऐसे बना लेते हैं फिगर, केवल समझने के लिए, एग्जामिनेशन में तुम बनाओ या नहीं बनाओ कोई दिक्कत नहीं। इस राइफल का मास ले लेते हैं हम कैपिटल एम। ओके, ठीक है, फ्रॉम ए राइफल ऑफ मास कैपिटल एम, मास ऑफ राइफल कैपिटल एम ले लें, ये राइफल का मास है। मास ऑफ राइफल कितना दिया है जरा बताओ, 4 किलोग्राम। हो रही है ना, 4 किलोग्राम। ओके, यहाँ पर लिखते भी चल रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, ए बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम इज फायर्ड विथ इनिशियल वेलोसिटी। इस बुलेट से हमने किसी राइफल से किसी बुलेट को फायर्ड किया, बोलो राइट। ये बुलेट है, आगे की ओर जा रही है। इस बुलेट का मास, इसको ले रहा है क्या, BULLET, बुलेट। इस बुलेट का मास ले रहा है स्मॉल एम। ठीक है, तो मास ऑफ बुलेट स्मॉल एम इज गिवन 50 ग्राम। 50 ग्राम ही है, देखना जरा, 50 ग्राम है ना। और 50 ग्राम को हम कन्वर्ट कर लें ग्राम में, बताओ कितने से डिवाइड करोगे, एस 50 डिवाइडेड बाय 1000 किलोग्राम, तो कितना आ जाएगा तुम्हारा, है ना, ये 0.05 किलोग्राम। राइट, ये किसका मास है, बुलेट। और ये बुलेट को जब इस राइफल ने फायर्ड किया तो ये हाई वेलोसिटी से यहाँ को मूव कर रही है। ठीक है, ये हाई वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो इसकी वेलोसिटी हम स्मॉल वी ले रहे हैं। तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट स्मॉल वी इक्वल टू कितना है, 35 मीटर पर सेकेंड, है ना, 35 मीटर पर सेकेंड। अब वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन सुनो, वो कह रहा होगा कि स्पीड ऑफ द राइफल फाइंड आउट करो। देखना जरा, पहले तो यहाँ पर अप्लाई करो। जब हम किसी राइफल से बुलेट को फायर्ड करते हैं आगे की ओर, तो तुमने देखा होगा कि राइफल इज आल्सो मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन।
यहाँ पर देखो वही नियम अप्लाई होता है। यहाँ पर अगर बुलेट को फायर करने पर एम मास की बुलेट ने वी वेलोसिटी आगे की ओर गेन किया तो बचा हुआ जो राइफल होता है इट इज़ आल्सो मूविंग इन बैकवर्ड डायरेक्शन विद डिफरेंट वेलोसिटी। ठीक, और यहाँ पर हम लगाएंगे वाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम थ्योरम के अकॉर्डिंग, ठीक है, अकॉर्डिंग टोटल मास ऑफ द बुलेट प्लस टोटल मास ऑफ द राइफल इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि बिफोर फायरिंग दोनों कैसे थे, रेस्ट में, है ना। तो बिफोर फायरिंग टोटल कंजर्वेशन क्या है दोनों का, 0। अरे राइफल का भी इंक्लूडिंग बुलेट, बिकॉज बोथ आर ए सिस्टम, वन सिस्टम, और दोनों वन सिस्टम कैसे थे इनिशियली, रेस्ट में। तो बिफोर फायरिंग टोटल मोमेंटम इज 0 एंड आफ्टर फायरिंग मोमेंटम ऑफ बुलेट प्लस मोमेंटम ऑफ राइफल इसके इक्वल होगा। तो दिस 0 विल बी इक्वल टू मोमेंटम ऑफ बुलेट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड मोमेंटम ऑफ राइफल अपने आप बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो ये फार्मूला यहाँ पर लगेगा तुम्हारा, याद रखना। ठीक, और हमको किसकी वेलोसिटी निकालना है, राइफल की वेलोसिटी v इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, सो 0 इक्वल टू दिस इज मास ऑफ bullet, mass of velocity of bullet, this is mass of left rifle and velocity of rifle। ठीक है, और 0 के इक्वल क्यों हुआ, क्योंकि बिफोर फायरिंग दोनों रेस्ट में थे, बुलेट उसी के अंदर थी। तो बिफोर जब वेलोसिटी 0 है तो मोमेंटम 0 है, तो आफ्टर फायरिंग भी टोटल मोमेंटम दोनों का 0 होगा। चूँकि आफ्टर फायरिंग बुलेट ने और राइफल दोनों ने मोमेंटम को क्या किया, गेन, तो दोनों का टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग 0। ठीक है, नाउ सो दिस m बुलेट के लिए कितना है, 0.05 इंटू वेलोसिटी 35, ओके, प्लस मास ऑफ राइफल 4 एंड इट्स वेलोसिटी हमने कितना माना है, v। तो इसके लिए इसको मल्टीप्लाई करोगे, इसको 4v को ऐसे ही रखें हम, हमें क्या निकालना है, राइफल की वेलोसिटी v इक्वल टू, मल्टीप्लाई करो जरा, इस तरफ लाओ भी, और है ना, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लो 0, है ना, तो कितना होगा 5 5 25 5 2 15, है ना, होगा ना 5 से मल्टीप्लाई 2 175, ओके, एंड 175 और 0.2 डिजिट के बाद तो 1.75, ओके, इक्वल टू 0। सो 4v इक्वल टू माइनस उस तरफ ले जाएंगे 1.75, सो v इक्वल टू आ जाएगा तुम्हारा -1 है ना, -1.75 एंड डिवाइडेड बाय 4। इसको हल करके आंसर मिला के लाना तुम लोग खुद। ठीक, सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द लेफ्ट राइफल, दिस इज योर क्वेश्चन। ठीक, और ऐसे कई एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं जो पेपर में पूछे जाएंगे। ठीक है, कर लोगे, तो दिस इज योर होल। और फोर्थ क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम इसी टाइप का है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर लिखा लंबा क्वेश्चन है। इसको तुम लोग खुद करके लाना, ट्राई करना, इसकी हम थ्योरम तुम्हें ड्राइव कराए हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये तुम्हारे NCERT के इंडेक्स क्वेश्चन हैं, ठीक है, जो एग्जामिनेशन में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये सब कर करके लाओ। अगले टर्न पर अब हम तुमको इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन फिर कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिससे ये चैप्टर तुम्हारा पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू बच्चों। ठीक है।